So last time the word economics is derived from the Greek word. What is the Greek word? Oiko. Oiko means household, nomia means management. So economics is the household management. Human wants are unlimited, resources are limited or scarce. So we face economic problem. Economic problem कितने लेवल पे फेस करते हैं हम लोग? चार. कौन से चार लेवल पे? इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली, नेशनल एंड ग्लोबल. ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल. बराबर. इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कहते हैं यूनिवर्सल. क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फाउंड एवरीवेयर. हर जगह पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फाइंड आउट होगा. पहले इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है. मान लो कि पापा ने बोला कि 50 रुपया तुम्हें दिन का जेब खर्ची मिलेगा, तो 30 दिन का 1500 रुपीज मिलेगा. 1500 रुपया आपकी जेब खर्ची होगी. नहीं, अब इसमें आपको बहुत सारे आपके वांट्स फुलफिल करने हैं. वो भी स्टेशनरी, आपका कैंटीन एक्सपेंडिचर, बराबर, या फिर हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल रिचार्ज, ये सारे खर्चे आपको 1500 में मैनेज करने हैं. तो 1500 को क्या बोलेंगे? योर पॉकेट मनी, जो रिसोर्स है, जो लिमिटेड. आ रहा है समझ में? जब 1500 मिल रहा है तो आप सोचोगे यार 1500 तो बहुत कम है, कम से कम 2000 मिलना चाहिए. कितना मिलना चाहिए? जब 2000 मिलेगा तो बॉन्ड और भी बढ़ गई. फिर तुम सोचोगे यार 2500 मिलना चाहिए. आ रहा है समझ में? और एक परफेक्ट टाइम पे आप बोलोगे पापा 3000 रुपया तो दिन का 100 रुपया. पापा क्या बोलेंगे? बेटा एक काम कर, तू कॉलेज और क्लासेस सब छोड़ दे, कल से दुकान पे आ जा. आ रहा है समझ में? बराबर. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी वॉन्ट्स एंडलेस. वॉन्ट्स कैसी है? एंडलेस. और रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड. अब वर्ड बेटा रिसोर्स की आ रही है तो याद रखना दो बातें. पहली बात, इकोनॉमिक्स में मैं वर्ड रिसोर्स यूज करूंगा तो रिसोर्स का मतलब होगा 4 रिसोर्स. कितने रिसोर्स? ध्यान से. आज के बाद कभी भी मैंने बोला रिसोर्स तो देयर आर 4 रिसोर्स. और वो 4 रिसोर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑथर मेटल. क्या बोलोगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑथर मेटल. तपस्वी क्लासेस जूनागढ़ की एक जाने मानी क्लासेस जस्ट हम सीए फाउंडेशन करने आ गए. क्योंकि तपस्वी क्लासेस को अपने क्लासेस चलाने के लिए भी 4 फैक्टर चाहिए. नंबर 1 क्या चाहिए बेटा? जिस क्लासरूम में आप बैठे ये लैंड हो गया. सामने हमारा दूसरा क्लासरूम में ऑफिस है. नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं और क्लासरूम की जरूरत है तो और भी अरेंज करेंगे. तो बेटा क्लासरूम हो गया लैंड. क्लासरूम क्या हो गया? ठीक है. लैंड के बाद क्या आता है? लेबर. लैंड के बाद क्या आता है? लेबर मतलब जो भी क्लासेस में फैकल्टीज पढ़ाते हैं. जैसे आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाने के लिए 4 प्रोफेसर आ गए. आप क्यूए पढ़ रहे हो, बराबर, जीतू सर. अकाउंट्स आपको संतोष सर पढ़ा रहे हैं. इकोनॉमिक्स हेरित सर. और लॉ के भी 2 लेक्चर हो गए. कौन से? अजय सर. एम आई राइट? तो हम सब लेबर है बेटा. क्या है? क्या आप लेबर हो? नहीं. जब काम करोगे तो लेबर बनोगे. अबे आप सब लोग क्या मजदूर हो गया? लेबर मतलब तो मजदूर होता है. तो आप सब लोग क्या मजदूर हो गया? तो क्यों बोल रहे हो कि हम लेबर है? प्रीवियस सर लेबर है देखा. वो मजदूरी कर रहे हैं. इसलिए बात क्लियर करना था, इसलिए मैंने पूछा बेटा. इकोनॉमिक्स में जो भी आदमी काम करता है, क्या करता है? काम करता है. जो भी है फिजिकल या मेंटल, उसे लेबरर कहते हैं. क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर सब लेबरर. आ रहा है समझ में? क्या हेलेन सर लेबरर है? इंदेश सर लेबरर है? जीतू सर लेबरर है? आप काम करोगे तो आप लेबरर होंगे. तो आप लेबर होंगे या तो आप प्रोवाइड करोगे फिजिकल वर्क या तो मेंटल. ठीक है. आरएस समझ में? तो क्लासेस में 2 टाइप के लोग हैं, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ. उसे बोलेंगे लेबर. क्या बोलेंगे? 2 चीजें हो गया बराबर से. कितना क्लियर? लेबर को क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस. सैलरी और वेजेस फिक्स होते कि चेंज होते रहते? बेटा चेंज होगा साल में एक बार. बाकी सैलरी जो है वो फिक्स है. बराबर. फिर से पहले आप क्या यूज करोगे? लैंड. लैंड पे क्या पे करोगे? करते रहे. ये जगह हमारे क्लासेस की होगी नहीं, तो ये जगह कमर्शियल प्रीमाइसेस है, हम इसका भाड़ा देते हैं. Am I right? लैंड आप कहीं भी यूज करो. कोई आपकी दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, गोडाउन है. Am I right? सबका हम भाड़ा देते हैं. तो लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट. रेंट फिक्स होगा कि बदलता है?
फिक्स होगा। अगर मान लो कि ये प्रीमाइसेस का हम 10,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, कितना नहीं पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपया रेंट है, मान लो एग्जांपल, तो हर महीने 10,000 ही देना है, बराबर? सो नो 12 महीने का एक दिन 20,000 हमारा रेंट कॉस्ट है। क्या हो गया? रेंट कॉस्ट। आ रहा है क्या समझ में? आपके पास क्लासेस है भाई, आप चलाओ, चाहो तो उसके 7 से लेकर 9 बजे तक लेक्चर लो, चाहो तो बंद रखो, आपकी मर्जी है, आपको 10,000 भाड़ा देना है। Am I right? बराबर? तो रेंट पे क्या दोगे? फटाफट बोल दो, रेंट। रेंट के ऊपर रेंट जो फिक्स होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ऑलवेज माइनस 10,000 रेंट हो सकता है क्या? माइनस 10,000 कैसे? बराबर? ओके, लेबर पे क्या दोगे? सैलरी और वेजेस फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है? फिक्स होता है। जो बदलता रहता है बेटा उसे फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, लेकिन रेंट जो है वो भी फिक्स है, वैसे सैलरी और वेजेस भी फिक्स है। Is that clear? Everyone? Salary wages fixed, बराबर? अच्छा, वो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? जब आप इंटर्नशिप में जाओगे ना बेटा, आप फाउंडेशन आप करते हो, फाउंडेशन के बाद क्या आता है? इंटर्न में 2 ग्रुप आए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो। दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद आपकी 24 मंथ की आर्टिकल शुरू हो। क्या होगी? आर्टिकल। उसमें पहले साल आपका सैलरी होगा 10,000 और दूसरे साल 15,000। आ रहा है समझ में? ये फिक्स आपको देना ही है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया। इंडेक्स ये वाले ज्यादा पैसा देते हैं क्योंकि वो आपसे थोड़ा ज्यादा काम भी कर पाए। आ रहा है समझ में? चलेगा भाई, मैं तुझे 10 की जगह पर 15 दूंगा, लेकिन 6 की जगह पर तेरे को रोज 8 बज जाए, क्योंकि चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आ रहा है समझ में? तो तुम थोड़ा ज्यादा ही कमाओ। नहीं तो सैलरी हमेशा इंक्रीज होता है, बराबर? ये डिक्रीज हो सकता है सैलरी? कोई एग्जांपल देना सैलरी डिक्रीज हुआ उसका? कोविड की बात करते हैं। कोविड में बेटा जब सारी लॉकडाउन आ गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो हर जगह पर सब लोगों के जॉब्स लॉस्ट हो गए। बहुत सारे लोग तो बेचारे जॉबलेस, बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री में काम करते, फैक्ट्री बंद हो गई तो जॉबलेस हो गए। दुकान में काम करते थे, दुकान ही बंद है तो जॉबलेस हो गए। अभी हम टीचर्स की बात करें तो मैं उस टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर लिए थे, शायद आपकी भी ऑनलाइन लेक्चर हुए होंगे। तो टीचर्स को उस टाइम सैलरी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? मिल रहा। लेकिन बेटा हर जगह पर हमारा सैलरी जो था वो 20 to 30% फॉल डाउन। कितना परसेंट? 20 to 30%। सच्चा? आ रहा है समझ में? और तो कोविड के पूरे साल में मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए उससे 30% कम पैसा, तो सैलरी में इंक्रीज में डिक्रीज, बराबर? आ रहा है समझ में? जनरली इंक्रीज होती है, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस इट कैन डिक्रीज आल्सो। ओके, चलो तीसरा हो गया कैपिटल। तीसरा क्या हो गया? ठीक है, क्लासरूम का कैपिटल बताओ। क्लासरूम का कैपिटल क्या क्या है? In this classroom, what are the capitals? Bench कैपिटल है। प्रोजेक्टर कैपिटल है। एयर कंडीशन है। नोट स्टडी मटेरियल का कैपिटल है। ये चेयर्स आप देख रहे हो, ये भी कैपिटल। बेटा ये सब को कहते हैं रियल कैपिटल। क्या कहते हैं? क्लासरूम में ये मस्त से लंबा वाला अपना कर्टन पर्दा भी लगा हुआ है, तो ये भी कैपिटल। क्लासरूम में आप जो भी देख रहे हो वो सब क्लासरूम का कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल। आ रहा है समझ में? बराबर? कौन सा कैपिटल? अब इसे खरीदने के लिए पैसों तो चाहिए, तो उसे कहते हैं मनी कैपिटल। क्या कहते हैं? मनी कैपिटल। कितने टाइप के होंगे? रियल है, मनी। मैंने अपनी फैक्ट्री में एक मशीन खरीदा, कौन सा कैपिटल? रियल। उसे खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया वो मनी। एवरीवन क्लियर? ओके, कैपिटल के ऊपर कोई रिवॉर्ड मिलता है? बेटा जैसे लैंड पे आप रेंट देते हो, लेबर पे आप सैलरी और वेजेस देते हो, तो कैपिटल भी तो कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। क्या पे करोगे? क्या पे करोगे? इंटरेस्ट के लिए मैं और एक बार देता हूँ, बराबर ध्यान देना, और हमेशा यही बोलना है। मैं पूछूंगा इसके बाद इंटरेस्ट मतलब क्या, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्या बोलेगा? इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। फ्यूचर में आप कोई भी धंधा चाहते हो, बराबर? मान लो कि 5 साल आपने जॉब की, जॉब करने के बाद आपको 8, 9, 10 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा, लेकिन एक तरह से आपका एक्सपेक्टेशन होगा, काम ज्यादा कर रहे थे और पैसे कम मिल रहे, तुमने बोला यार मैं चार्टर्ड तो बन गया। अरे आपको एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री मिल गई ना बेटा, बाद में आपको जो भी वेंचर करना है आप बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि एक बार आपके नाम के आगे सी का डिग्री लग गया, तुमने कोई बिजनेस क्या किया और वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो भी डोंट वरी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इतनी भी आपका डिग्री बताओगे तो डिग्री की बेस पे फिर से 10-12 लाख रुपए का जॉब मिल जाए। तो टेंशन मत लो, स्किल का वैल्यू गेन। आ रहा है समझ में? डिग्री एक बार लेगी, फिर वो डिग्री नाम की नहीं, काम की इधर भी डाउन द लाइन 40-45 में भी आप जॉबलेस हो गए, डिग्री दिखाई फिर से जॉब नहीं। सुनो बराबर से, ये स्किल की वैल्यू।
एनी। तो आपने बोला मैं प्रैक्टिस चालू करता हूँ, क्या चालू करता हूँ, बराबर। अरे समझ में, अब प्रैक्टिस करने के लिए यार एक ऑफिस हम ले रहे, रेंट पे ही चाहिए, बराबर, एसी चाहिए, थोड़ा सा सेटअप, कुछ लैपटॉप होगा, बराबर। देखते देखते 10 लाख का खर्चा होगा बेटा, कितने का, 10 लाख। अरे समझ में, अगर ऑफिस में जो ठीक ठाक बनाएंगे ना, क्या हमारे कोई भी क्लाइंट है या कोई कंपनी के डायरेक्टर है, तो वो तुम्हारे से बात करेंगे तो वो लोग ऑफिस को तुरंत देख। अरे समझ में, कभी कभार ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेकार है तो क्या करेंगे, क्या फर्नीचर से इंसान है, छोटा मोटा इंसान है, अब इतना बड़ा काम किसी आदमी को नहीं दे सकते। लेकिन अगर ऑफिस एकदम चकाचौंध बनाई है, अरे समझ में, यार आपकी बड़ी कंपनी लगती है, इसको काम दो, आएगा समझ में, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपको 10 लाख रुपए कितना चाहिए, 10 लाख रुपए के लिए आप 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आपकी जेब से डालो, जो आपका सेविंग था, जो आपका बाकी 5 लाख रुपए की लोन लेनी, 5 लाख रुपए की क्या लेनी है, टैक्स से लोन ले जाए, कमर्शियल लोन, बिजनेस कमर्शियल लोन, लोन के ऊपर क्या पे करोगे, टैक्स का भी चेंज होता रहेगा, बेटा उसमें भी चेंजेस आते हैं, बट नॉट एवरी डे, बराबर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेबी 1 ईयर 2 ईयर। ओके, तो कैपिटल के ऊपर आप क्या दोगे, इंटरेस्ट, और कैपिटल के इंटरेस्ट को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फिर से एक बार, बराबर, मैं पूछूंगा बात। ओके, हमारी स्टडी में आने वाले कुछ यही वर्ड बोल। आखिरी में आता है एंटरप्रेन्योर, क्या आता है, एंटरप्रेन्योर, जिससे आप लोग कहते हैं जो रन करता है एंटरप्राइज, जो क्या करता है एंटरप्राइज, जैसे तपस्वी क्लासेस के ओनर, बराबर। तो भावेश सर को आप क्या बोलोगे, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर, और उनका जो बिजनेस है तपस्वी क्लासेस, उसे बोलेंगे एंटरप्राइज, क्या बोलेंगे, एंटरप्राइज। समझ में, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, और बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन, आया समझ में। फिर से एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, समझा बराबर से। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं यार, कोई खाना ढोकला बेच रहा है, बराबर है, और या फिर कोई चाय बेच रहा है, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर है, हाँ, एंटरप्रेन्योर मतलब बेटा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर मतलब कोई ऐसा सिंपल आदमी नहीं होगा, अरे एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, बिजनेसमैन, अंडरस्टूड। एक पेपर बेचने वाला एंटरप्रेन्योर है क्या, है। कोई कबाड़ी की दुकान मतलब बस्ती की दुकान चला रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर है क्या, पान वाला एंटरप्रेन्योर है क्या, बराबर। इतना ही फेमस लस्सी और पेटीज मिलता है, मैं ट्राई करने वाला हूँ, क्या नाम है, मॉडल। तो वो मॉडल वाला भी एंटरप्रेन्योर है कि नहीं है, कोई भोजनालय, बराबर है, तो उसका ऑर्डर भी एंटरप्रेन्योर है कि नहीं है। तो ये सब एंटरप्रेन्योर को मैं बिजनेसमैन कह सकता हूँ, बोलो ना यार, उनके बिजनेस को एंटरप्राइज बोलेंगे, बराबर। बिजनेस को क्या कहेंगे, उन्हें बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ओके, अपनी बात बराबर ध्यान से सुनो। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में कोई फर्क है क्या, क्या वो दो सेम ही, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन में कोई फर्क है क्या, क्या स्पेलिंग अलग है बेटा, ऑल एंटरप्रेन्योर आर बिजनेसमैन, सी अगेन, सब बिजनेसमैन है, but all businessmen are not entrepreneurs. अब entrepreneur का मतलब समझो, मान लो कि एक बिजनेस तुम्हारे दादाजी ने स्टार्ट किया, किसने, दादाजी, तो दादाजी ने स्टार्ट किया, वो थे entrepreneur, बराबर है। अब कुछ सालों के बाद जब दादाजी ओल्ड एज के हुए और पापा का ग्रेजुएशन या पढ़ाई कंप्लीट हुआ, तो पापा ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया, दादाजी रिटायर्ड हो गए और बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किसने किया, पापा ने। लेकिन पापा थोड़े कंजर्वेटिव, कैसे, मतलब थोड़ा रिस्क लेने में, कुछ नया करने में थोड़े डरते हैं। तो जैसे दादाजी ने बिजनेस किया था, एग्जैक्टली वैसे टू वैसे किसने बिजनेस किया, पापा। पापा ने कुछ नया नहीं किया, एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो तो पापा की पट्टी लिखी में कुछ नहीं नया किया, उसमें लॉस पापा देने के देने पड़ जाए, होता है ना क्या, बिजनेस में तो यार प्रॉफिट हो सकता है, तो क्या हो सकता है, लॉस। मैं कॉइन टॉस कर, बोलो हेड या टेल्स, मैंने कॉइन टॉस किया बेटा, हेड या टेल्स, हेड आने का चांस 50% है, टेल आने का चांस 50%, प्रॉफिट होने का चांस 50% है, तो लॉस का भी 50% है ना बेटा, प्रॉफिट तो दोनों की 50-50 है, तो डर तो लगेगा ना लगा, और ऐसे भी अपना कैपिटल लगा, क्या लगा है, तो अगर बिजनेस में अपना कैलकुलेशन रॉन्ग है तो पूरा कैपिटल जाएगा, बराबर, भाड़े पर ही जाएगा,
तो पापा ने कुछ नया किया, नहीं बिजनेस को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन अब आप सीए बन गए, क्या बन गए सीए, और आप कर रहे हो प्रैक्टिस, क्या कर रहे हो प्रैक्टिस, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी, सब कुछ 6 बजे खत्म होगी, बराबर। आप उठते हो सुबह 6-7 बजे, बराबर, तो सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे आपके पास थे, बोलो ना यार, और उसने अपने पापा के बिजनेस लगा कि पापा प्रैक्टिस भी करूंगा और पापा के बिजनेस को भी देखूंगा। पापा की बिजनेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया और बोला कि बहुत कुछ नया हो सकता है जो पापा ने नहीं किया, लेकिन आप करो। ओके, तो पापा क्या है बिजनेस, आपने कुछ नया किया, आपने कुछ नया किया, वो नए को बोलते हैं इनोवेशंस, क्या कहते हैं, तो जो भी इनोवेशंस आपने किया उसकी वजह से मैं आपको बोलूंगा एंटरप्रेन्योर, क्या बोलूंगा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा होगा पर्सन जो कुछ नया ट्राई करे। अब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, आप सब जानते हैं, स्टार्ट किसने की, उसे कहते हैं फाउंडर, क्या कहते हैं फाउंडर, बराबर। रिलायंस की स्थापना की, रिलायंस को एस्टैब्लिश किया सबसे पहले उसके दो बेटे, कौन कौन, मुकेश अंबानी, अनिल की बात नहीं करें क्योंकि बैंकरप्ट है, वो खुद भी डूबा, इन्वेस्टर को भी डूबा, शेयर होल्डर को भी डूबा, उसकी बात जाने, लेकिन मुकेश अंबानी ने तो बहुत कुछ नया किया, राइट, जो भी नया करता है कुछ, वो कौन है, एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है इनोवेशन, क्या है, सो फार क्लियर। आगे मैं बता रहा हूँ, एक भी ऐसी चीज नहीं है मैं जो आप पे सिलेबस में नहीं और बता रहा हूँ, बराबर, मैं जो भी बता रहा हूँ सब कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स, 4, which are the 4 factors, लेट पे क्या दोगे, मिक्स या फ्लक्चुएटिंग, लेबर पे क्या दोगे, वेजेस, मिक्स या फ्लक्चुएटिंग। अब मुझे बताओ सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है, ओके, दो डिफरेंस है बेटा, एक उसने बताया किसी सैलरी के जो एक महीने पर मिलता है वो पगार या सैलरी, और डे टू डे होता है वो बेसिकली वेजेस हो गया, मजदूरी, राइट, लेकिन बेटा ये नॉर्मल डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो बताओ। आप जब फिजिकल वर्क करते हो क्या करते हो, जिसमें आपका शारीरिक काम ज्यादा है और दिमागी काम मतलब मानसिक काम कम है, तो उसमें आपको वेजेस क्या मिलता है, आ रहा है समझ में। और अगर आप व्हाइट कलर वर्क करें जिसमें आपका मेंटल वर्क ज्यादा है और फिजिकल वर्क कम है, तो उसे कहते हैं सैलरी। तो दो टाइप के काम होते हैं, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, बोलो फिर से एक बार, मैं जो काम कर रहा हूँ वो व्हाइट कलर की ब्लू कलर, मेंटल वर्क ज्यादा है कि फिजिकल वर्क, मुझे मिलेगा सैलरी, क्या मिलेगा सैलरी। लेकिन अगर मैं रास्ता खोदने का काम कर रहा हूँ या खेती करने का काम कर रहा हूँ तो मेरा फिजिकल वर्क हो गया, अंडरस्टूड, उसमें क्या मिलेगा, ओके। कैपिटल के ऊपर आप क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, और वो इंटरेस्ट को बोलोगे कॉस्ट ऑफ मिक्स या फ्लक्चुएटिंग, आया समझ में, अंडरस्टूड। और लास्ट में कौन आया, एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेस, जो बिजनेस को रन करता है, स्टार्ट करता है, बराबर, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, सर को क्या मिलेगा यार, सर नो, प्रॉफिट फिक्स होता है क्या, बदलता रहता है, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, जो बदलता रहता है उसे फ्लक्चुएटिंग कहेंगे। तो 4 फैक्टर्स में 4 रिवॉर्ड, बराबर है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएटिंग रिवॉर्ड से प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी मोर, इट मे बी लेस, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस। तो इकोनॉमिक्स में बेटा हम वर्ड लॉस यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज नहीं करेंगे, लॉस, तो बोलेंगे नेगेटिव, क्या बोलेंगे, याद रखना आज के बाद हम जब भी बोलेंगे नेगेटिव प्रॉफिट मतलब वो लॉस। आ रहा है क्या समझ में, एवरीवन क्लियर, कितना क्लियर हो गया यहाँ तक, बराबर, ठीक है। तो 4 फैक्टर समझ में आ गया, ओके। तो दिस फैक्टर्स आर लिमिटेड, ये सारे फैक्टर्स लिमिटेड है, कैसे हैं, लिमिटेड है, ओके। इन्हें हम बोलते हैं रिसोर्स, क्या बोलते हैं, इसको 3 और वर्ड देंगे, AIR, क्या बोलेंगे, AIR का मतलब है एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोलो फिर से, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, बराबर। और पूरे कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 3 टाइप के रिसोर्स है, कितने टाइप के रिसोर्स है, पहला रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स, पहला रिसोर्स जो भी आदमी काम कर रहे हैं ना बेटा वो ह्यूमन रिसोर्स, तो मैं क्या हूँ ह्यूमन रिसोर्स, बराबर, ब्रिटिश सर ह्यूमन रिसोर्स, भावेश सर ह्यूमन रिसोर्स,
कोई नॉन टेक्निकल स्टाफ है तो वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। एडमिन के फॉर्म में विकास आएगा, वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। आप इस कंपनी में काम करोगे तो ह्यूमन रिसोर्स। ये क्लास की जो बेंच है, एयर कंडीशन है, ये सब फिजिकल क्या रिसोर्स है, फिजिकल। और इसे खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो फाइनेंशियल रिसोर्स। आया समझ में? कितने टाइप के रिसोर्स होंगे, तीन, फिजिकल, फाइनेंशियल, वो तो फटाफट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस जो तीन रिसोर्स से ही चलता है। आया समझ में? आपकी फैक्ट्री क्या है, आपकी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में मजदूर होंगे, सुपरवाइजर होगा, अकाउंटेंट होगा, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर, इंक्लूडिंग ऑल दे आर फैक्ट्री का मशीन, ये सब क्या है, खरीदने के लिए पैसा चाहिए वो परफेक्टली समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से। सो वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्या बोलेंगे, वी स्टडी इकोनॉमिक्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट यूनिवर्सल, इट इज फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पर फाइंड आउट होता है, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली, नेशनल और ग्लोबल लेवल। आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? बैकग्राउंड समझ में आ गया? बराबर। नोट्स आपके पास है बेटा, बराबर। और बड़ी बड़ी नोट्स भी आपको सबको मिल गई है। बस तो अभी होके आप लोगों को अपने जो नेक्स्ट के लेक्चर से कल में सब में ये नोट्स लेकर आनी है, बराबर। अब लोग पहले पूरा चैप्टर नंबर 1 पे फोकस करेंगे और रोज में कुछ एमसीक्यूज दूंगा। आज का पहला होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ और पहला होमवर्क है 15 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज? 15, बराबर। बेटा जरा पेज टर्न करो। 15 नहीं 20 तक एमसीक्यूज आएंगे, बराबर। पेज नंबर बेटा 14 पे आ जाओ, 1 को बेटा, बराबर। 14 पेज पे आ गए सब लोग। टाइटल बड़ा ऊपर क्या लिखा है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। बेटा ये पूरी नोट्स में बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज दिए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आप लोग एकदम thoroughly प्रिपेयर कर लोगे। तो हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लिए, कैसे दिए हैं? अब आज मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा तो उस पे एमसीक्यूज भी दे रहा हूं। कितने एमसीक्यूज करना है? 20 एमसीक्यूज देना आप लोगों ने। फिर दूसरा टॉपिक चालू होगा, दूसरा टॉपिक का नाम पढ़ो क्या है, उसके एमसीक्यूज जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा। अब एक बात बराबर सुन लो, यहाँ ध्यान दो बराबर। ये जो बुक है बेटा, इस बुक में पेंसिल से या पेन से एमसीक्यू के आंसर टिक नहीं करते, सुना, बराबर। ओके, आप लोग अपनी A4 साइज की फुल स्केप बुक लो। आज कितने एमसीक्यू दिए मैंने, तो आप 1 to 20 नंबर लिखो। पहले आप क्या करोगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सारे नोट्स पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जब पूरा पढ़ाई हो गया उसके बाद 20 एमसीक्यूज करो। कितने एमसीक्यूज? सर क्या इसके आंसर कहाँ है? बेटा आंसर भी चाहिए नोट्स, बराबर। लेकिन आप क्या करोगे, आप 20 एमसीक्यूज एक साथ सॉल्व करने के बाद ही वो चेक करो। राइट है तो राइट करके 1 मार्क दो, और रॉन्ग है तो रॉन्ग करके -0.25, और खुद देखो कि 20 एमसीक्यूज में से हमें कितना मार्क है। आएगा समझ में? 62 भी कर देगा नहीं, क्योंकि बेटा ये पूरी नोट्स 3 बार होनी चाहिए। कितनी बार? आपका ऑलरेडी एक आंसर पे टिक कर दिया तो उसका आंसर भी नजर जाएगा, तो फिर दूसरी बार प्रैक्टिस ही नहीं। आएगा समझ में? तो पेंसिल या पेंसिल से इसमें कुछ लिख मत कर। हाँ, आपको जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ उसमें नोट्स के पार्ट में कुछ लिखना है तो लिख देना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं समझ में, लेकिन एमसीक्यू में कुछ मत करो। एमसीक्यू कितनी दी है मैंने आज? 20। तो 20 एमसीक्यू आप करोगे, अब कुछ एमसीक्यू के आंसर आप चेक करोगे ना बेटा, तो कैसे होगा? मान लो कि आपने सेकंड एमसीक्यू आंसर टिक किया था बी, ठीक है, एग्जांपल सेकंड का क्या टिक किया था, बी। जब चेक किया तो वो था सी। क्या था? बिल्कुल जैसे आंसर सी लिखोगे, यार हाँ यार इसका आंसर क्या आता है, सी। मैंने गलती से क्या किया था, तो वो आपको उधर ही समझ में क्यों नहीं लगा। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जहां आपको लगेगा सर इसका आंसर आपने सी दिया है, लेकिन इसका आंसर तो बी आना चाहिए, या सी आ रहा है तो बी क्यों नहीं, ऐसे कुछ लगेगा। समझो बराबर से, वो आप मुझसे पूछो। आ रहा है क्या समझ में? और हम लोग वो लेक्चर के बाद इंडिविजुअल लेवल पे उसे सॉल्व करें। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एमसीक्यू कुछ ऐसे करके होगी जो आंसर उधर ही उधर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये गलत है, ये आंसर सी आना चाहिए था, मैंने क्या टिक किया है बी, तो तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई। लेकिन इधर आपको ऐसा लगता है कि सी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बी। तो ऐसा लगता है कि सी के साथ बी भी हो सकता है,
तो बी क्यों नहीं और सी क्यों? ऐसा कुछ डाउट है तो वो मेरे पास आए। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? और रूल टू रूल करेंगे आ रहा है क्या समझ में? अभी अपना 7 दिन का कंटिन्यूस लेक्चर, तो कंटिन्यूटी में हम लोग अच्छा खासा लेक्चर जो है, तो लेक्चर के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इतना अपना कवर अप करने का आइडिया है। आएगा समझ में? बराबर। मेरे पास फुल टाइम है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से जाऊंगा, स्लोली जाऊंगा। बराबर। आप लोग इसका थोड़ा प्रिपरेशन करो। आ रहा है समझ में? लेक्चर ज्यादा लगेंगे तो भी टेंशन नहीं है, तो पूरा नहीं कि अपने को जेन्युइनली मेंटेन देने का। अरे समझ में? तो स्लो स्टडी मेक्स द नेक्स्ट। बराबर है? ओके। तो आप लोग आज कितने एमसीक्यू करोगे? 20। लेकिन बेटा अगर मैंने सुबह को करवाया तो घर पे जाकर खाना खाया, थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है। सिर्फ इधर की पढ़ाई काम नहीं लगेगी बेटा, घर पे जाकर भी पढ़ना होगा। मैंने डे 1 पे कहा इसलिए करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन स्टडी आज से शुरू हो गया। मैं देखूंगा पहले, सबसे पहले शुरू आने के बाद सबसे पहले आपकी बुक में आपकी 20 एमसीक्यू चेक करूँ कितने 20। बराबर। और वो 20 एमसीक्यू आप चेक भी करना आंसर के साथ, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है तो 1 मार्क, रॉन्ग है तो -0.2। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा? बराबर। इज दैट क्लियर? चलो अभी ओके, नेक्स्ट वन पे आ जाओ फटाफट से। पेज नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या क्या कवर किया है? चैप्टर का नाम क्या फटाफट से बोल दो। बहुत अच्छे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलेगा बेटा? और स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट। बराबर। स्कोप का मतलब एक्सटेंड, बाउंड्री और सब्जेक्ट मैटर। चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। बराबर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यू विल बी एबल टू सी हियर। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है स्क्रीन, ऑलराइट, और आपके पास नोट्स इंडिविजुअल भी है। तो पहला जो पार्ट हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था, इकोनॉमी फादर नाउ दैट, वो सब कुछ पहले पैराग्राफ में कवर। उसके बाद सेकंड पार्ट में यू कैन सी ह्यूमन बीइंग हैव, बेसिक फैक्ट इकोनॉमिक्स का क्या है? दैट ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स। बराबर। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बराबर। ऑलराइट। तो एक बात याद रखना, एक एमसीक्यू आएगा, डैश इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डैश इज द रूट कॉज, आपकी लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों? तो बोलोगे सर क्योंकि वांट अनलिमिटेड और रिसोर्स लिमिटेड। रिसोर्स लिमिटेड, वांट अनलिमिटेड है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अबे मुझे कब चाय पीनी, बराबर, तो वो चाय पीने के लिए मुझे क्या चाहिए? 10, 15, 20 रुपया चाहिए। तो मेरे पास डिजायर है, क्या है? डिजायर हो गया। डिजायर मतलब बिल्ली, I want to have a cup of tea, I want to have a cup of tea, मतलब विश है भाई, राइट। उसे खरीदने के लिए 15 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? तो 15 रुपया है मेरे पास। आया समझ में? So I have ability to pay। बोलो I have ability to pay। और ऑब्वियसली चाय की प्यास लगी है तो मैं विकास को बोलूंगा भाई अच्छी चाय लेकर आ, ये 20 रुपए देके। तो I am also willing to spend, I am also willing। तो मेरे पास 3 चीजें हो गया, डिजायर, ability to pay and willingness to spend। willingness to spend, समझ रहे हो? खर्च करने की मेरी इच्छा है या नहीं है? है। आएगा समझ में? अभी अगर मान लो दोपहर का टाइम हुआ तो लंच करने जाना है, am I right? तो लंच करने जाना है, वो डिजायर हो। आपके पास 200 रुपया है, वो एबिलिटी टू पे। क्या हो गया? लेकिन नहीं यार, आज तो पूनम है, कोई ना कोई मंदिर का भंडारा होगा, उधर ही खा लेता। आएगा समझ में? तो मेरे पास डिजायर है कि नहीं है? बोलो। एबिलिटी टू पे है, लेकिन विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है। मैं 200 रुपया खर्च करना चाहता नहीं है। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? आया क्या समझ में? समझा? पक्का? नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है? क्लियर? अगर आपके पास 15-20 रुपया है, चाय खरीदने का पैसा है सर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं। चाय आती है 50 रुपए कितने की, और आपके पास 20 रुपया है, तो प्रॉब्लम है। Am I right? Yes। Is that clear? आंसर समझा आप लोगों को? सो एक आंसर क्या दोगे? Scarcity of resources। क्या बोलोगे? Scarcity of resources is the root cause of economic problem। Is the root cause of economic problem। आया समझ में? Understood? Clear? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हो जाओ फटाफट से। कब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट? Yeah. Now, fundamental facts जो कि आपके साथ शेयर किया है, the two fundamental facts from the subject matter of economics। Number 1,
पहला पॉइंट रीड करो क्या दिया, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, मैं मैंने बोल पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ो अपनी नोट्स में से, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यूज, क्या यूज करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड को क्या बोलेंगे, स्कैर्स रिसोर्सेज, टू सेटिस्फाई इनफाइनाइट वांट्स, वांट्स कैसी है, इनफाइनाइट, एंड्स आर एंडलेस, क्या बोलने का, एंड्स आर एंडलेस, वांट का कोई एंड नहीं है, एक वांट सेटिस्फाई होगा, दूसरा एनालाइज होगा, दूसरा सेटिस्फाई होगा, तीसरा वांट कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बेटा इकोनॉमिक्स का पहला सब्जेक्ट मैटर ये है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, बराबर, और पूरी सोसाइटी, इंडिविजुअल और एक पूरी सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्स, कितने बेहतर वे में यूज करता है ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा वांट को समझ रहे हैं, बराबर से रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करना होगा, एम आई राइट, यस और नो, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा कौन, सोसाइटी, दोनों मिलकर क्या यूज करेंगे, रिसोर्स, रिसोर्स कैसे है, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति, वो समझ में आया, और पूरी सोसाइटी, वो दोनों मिलकर क्या यूज करेंगे, स्केयर रिसोर्सेस, बराबर, क्या सेटिस्फाई करने के लिए, पहला पॉइंट समझ में आया बेटा, एवरीवन समझ में आ रहा है, ओके। सेकंड पॉइंट रीड करो, सेकंड पॉइंट क्या दिया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैंने बोला स्पीड कम कर देने का, भाई पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के टाइम पे साथ में समझना नहीं, ये समझ लो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, किसकी स्टडी है, हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, दो लोग आपने पहले ही बताया, एक इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति और पूरी सोसाइटी, बराबर, वर्क टुगेदर, साथ में काम करेंगे, बराबर, किसके ऊपर काम करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म किसे करना है, स्केयर रिसोर्सेज, ये रिसोर्स कितने थे, तीन, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला तो चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चारों पे काम करें, कौन काम करेगा, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, वर्क टुगेदर, किसके ऊपर काम करेंगे ऑन द स्केयर रिसोर्सेज, बराबर, और उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, गुड्स मतलब बेटा टेंजिबल, सर्विसेज मतलब इनटेंजिबल, समझा, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही वो चीजें हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगा, एम आई क्लियर, समझा बराबर से, ओके। फिर से एक बार, कौन साथ में काम कर रहा है, इंडिविजुअल और सोसाइटी, किसके साथ में काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे है, और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब उसका परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, समझते हो, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बराबर है, डिड यू अंडरस्टैंड, बराबर, ऑलराइट, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट वांट्स and how these goods and services are distributed. Wants को satisfy करना है, उसके लिए goods and services produce किया, इसके लिए साथ में काम किया, किसने साथ में काम किया, किस पे काम किया, रिसोर्सेज कैसे थे, और उसको ट्रांसफॉर्म किया, परिवर्तन किया, किसमें परिवर्तन किया, बराबर, गुड्स एंड सर्विस से क्या होगा, सर वांट सेटिस्फाई, वांट कैसी है, इनफाइनाइट, समझ में, लेकिन बेटा एक बात और जरूरी है कि ये जो आपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए, ये सबने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सबने डिस्ट्रीब्यूट, समझ में, बात मुझे तरह ब्रिटिश सर का बर्थडे था, सॉरी, और ब्रिटिश सर के बर्थडे के लिए सर ने आपको बुला रहे, सर पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, बराबर, ब्रिटिश सर ने बोला चलो जाओ जाकर समोसे लेकर आ रहे, समझ में, आप ब्रिटिश सर के लिए केक लेकर आए थे और सरों के समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए, बराबर, तो अब ये सब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, am I right? लेकिन it happens like that कि ब्रिटिश को कुछ काम था, वो बोला थैंक यू वेरी मच, केक पे खाना वो चले, बराबर, और फिर जैसे ही समोसा देखा तुम सब टूट पड़े, आ रहे समझ में, टूटो, आ रहे समझ में, तो किसी को 10 समोसे मिले, आ रहे समझ में, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को कुछ नहीं मिला, ये राइट है क्या, सबको मिलना चाहिए, तो बेटा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है कंट्री के रिसोर्स से बना है, बोलो, सबका अधिकार है, उसे गुड्स एंड सर्विस सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होने चाहिए, आ रहे समझ में, अडानी अंबानी जैसे लोग, बराबर, अगर 10 समोसे लूट जाए, कितने, 10, आ रहा है समझ में, और इसके किससे पतले दूसरे लोग बेचारे एक भी समोसा नहीं मिलेगा, वो गलत है, am I clear?
तो आपकी नेशनल इनकम जिसे कहते हैं नेशनल वेल्थ, क्या बोलते हैं, नेशनल वेल्थ, तो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यस और नो? आगे क्या समझ में? क्लियर? अंडरस्टूड? चलो 2 पॉइंट क्लियर है बेटा सबको अच्छी तरह से? यस। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट टू बी गिवन? द नेक्स्ट पॉइंट गिवन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डील्स विद। किससे डील करता है इकोनॉमिक्स? नंबर 1, हाउ अ नेशन, नेशन मतलब अ कंट्री, देश, बराबर, allocate its scarce productive resources to various uses. Wants are resources are limited. अब एक वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बराबर, ध्यान से सुनो। सीए बनने के बाद आपके पास 2 चॉइस है। एक, आप प्रैक्टिस करो, वेरी गुड, और एक जॉब करो। प्रैक्टिस में 6 लाख रुपए मिलता है और जॉब में 8 लाख मिलता है। बेटा दोनों तो नहीं हो सकता, बराबर। तो आपने अगर डिसाइड करके भी मेरे पास अभी पैसे कम है, फैमिली को सपोर्ट करना है, मैं जॉब कर लेता हूँ, तो आपने जॉब कर लिया, बोला जॉब में से कुछ पैसे बचाऊंगा, डाउन द लाइन 5 साल के बाद अपनी प्रैक्टिस चालू करूंगा, तब तक थोड़ा सीख भी लेना, ठीक है ना? बढ़िया है, कोई गलत नहीं। तो आपने क्या ज्वाइन किया? जॉब। तो क्या नहीं हो पाया? तो प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। प्रैक्टिस में कितना रुपया मिलता है? तो आप इंडस्ट्री के जॉब को ज्वाइन कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाया। 8 लाख मिल रहा है, मतलब प्रैक्टिस का 6 लाख रुपया नहीं मिलेगा। जैसो नो? 6 लाख रुपए को बोलेंगे, 6 लाख रुपए को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बराबर से वर्ड बार-बार आएगा, फिर से एक बार 6 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर प्रैक्टिस क्या किया होता तो 8 लाख का जॉब नहीं हो पाता, तो 8 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। आया क्या समझ में? एक वर्ड लिखो आपके पेज पे टेक्स्ट बुक में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले वर्ड लिखो बेटा, वर्ड लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बराबर। क्या वर्ड लिखा? अपॉर्चुनिटी। स्पेलिंग बोलूं? OPPOR, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग तो आता है ना? OPPORTI, अपॉर्चुनिटी, NIT पर अपॉर्चुनिटी लिखा, कॉस्ट लिखा, स्पेलिंग है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डैश करके लिखना, उसका मीनिंग द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट foregone, FOREGONE, foregone। बेटा foregone का मतलब है सैक्रिफाइस। क्या मतलब है? सैक्रिफाइस। foregone benefit। फिर से एक बार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा, मैं उसका मीनिंग बता दूं। मीनिंग है उसका द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट foregone benefit। foregone मतलब सैक्रिफाइस। foregone का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। Is that clear? अब इसे समझते हैं, foregone benefit। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास 30 रुपीज, 50 रुपीज है या 30 रुपीज है, और आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 30 रुपए में दाबेली खा लो, बराबर। ऑप्शन 2, पानी पूरी खा लो, और ऑप्शन नंबर 3, 30 रुपए में लस्सी पी लो, बराबर। अब आपको 1 बजे तक का लेक्चर है, ब्रेक मिला था, तो कुछ खाना का सुबह नाश्ता किए भी ना पाए। एक एग्जांपल, 30 रुपए में 3 चीजें पॉसिबल है, पानी पूरी, दाबेली या फिर लस्सी। बोलो आप क्या लोगे? पानी पूरी, बराबर। सो ये जब बोल रही है सर मैं 30 रुपया पानी पूरी में स्पेंड करूंगी, आई वाज गोइंग घर को पानी पूरी डिमांड करेंगे, बराबर। तो पानी पूरी में अपने 30 रुपए स्पेंड किया, तो 2 चीजें सैक्रिफाइस हो गई। कौन सी 2 चीजें? दाबेली या लस्सी।
तो राबड़ी और लस्सी को क्या बोलोगे? बराबर। किसको बोलूंगा बेटा तू थोड़ा दूध दही बराबर से खा पी कर काम कर, बराबर। तू लस्सी, तो उसने बोला ठीक है सर आप जो बोलो वो, तो उसने लस्सी किया, तो दाबेली एंड पानी पूरी इस अपॉर्चुनिटी आया क्या समझ में? एकदम इसी वे में। तो तुम अपना रिसोर्स जब एक जगह पर यूज करो, मान लो कि मेरे पास रिसोर्स है ए, कौन सा रिसोर्स है? लेटर ए, एक रिसोर्स, उसको हम तीन जगह पर यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। कहां? आ रहा है समझ में? रिसोर्स का नाम क्या है? कहां यूज कर सकते हैं? तीन में से कोई भी एक, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। आपने एक्स में अप्लाई किया तो वाई में अप्लाई किया तो जेड में अप्लाई किया तो बराबर। अभी हुआ यूं कि भाई आप चार्टर्ड बन गए, बराबर। क्या नाम है बेटा आपका? श्लोक भी चार्टर्ड बन गया। अब उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी चल गया। पापा ने बोला बेटा देख आप कहीं अगर तुझे कोई लड़की में इंटरेस्ट है तो तू बता दे, और अगर लड़की में इंटरेस्ट नहीं है तो इट्स राइट टाइम कि तुम एंगेज हो जाओ और तुम्हारी शादी हो जाए। पापा ने उसे बोला नहीं पापा मैंने तो पूरा सीए पे फोकस किया, बराबर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। मतलब ठीक है तुम्हारे लिए अच्छी संस्कारी अच्छी दिखने वाली लड़की हमें फाइंड आउट कर। पापा ने इनको 3 फोटो दिखाए, कितने? वीडियो में लोग को तीनों पसंद आएगा सब क्लियर? अरे सीता गीता और लास्ट में बबीता। तीनों में सबसे ज्यादा कौन सच तो यार किसको सिलेक्ट करना है? बबीता। किसको सिलेक्ट करना है? बबीता। सीता गीता और बबीता में किसको सिलेक्ट किया? तो सीता और गीता क्या हो गया? अब आया समझ में बराबर से? देखो बेटा बराबर ऐसा होता है, बराबर। सो ज्ञान है तूने बबीता सिलेक्ट किया है, आगे जाके बबीता कंप्लेंट मत करना, बराबर। ओके आई थिंक अब अपॉर्चुनिटी को सब एकदम अच्छी तरह से समझ में, बराबर। वेरी गुड। ओके चलो तो सर फिर से एक बार वंस अगेन लुक एट इट। हाउ द नेशन, एक नेशन मतलब एक कंट्री क्या एलोकेट करेगा अपने स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज किसके लिए? वेरियस यूजेस के लिए, बराबर। नंबर 2 एलोकेट का मतलब होता है बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में आप रिसोर्स यूटिलाइज करो। यूटिलाइज मतलब यूज करो, बराबर। जब आप अपना रिसोर्स किसी एक जगह पर यूटिलाइज करते हो तो उसे कहते हैं एलोकेशन। क्या कहते हैं? बराबर। आ रहा है समझ में? क्लियर? ओके नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्स कैन बी इंक्रीज्ड। अब इंडिया में यार हमने कहा था कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है याद है? लास्ट टाइम मैंने बताया था 126 करोड़ बेटा इंडिया का पॉपुलेशन। चाइना सेकंड है, अपन फर्स्ट है, आप में बराबर है यार। किसी में तो फर्स्ट है, किसमें फर्स्ट है? पॉपुलेशन। कितने थोड़ा और करते करते कितने हो गए? 140। और जब तक हमारे पास यूपी बिहार है, क्या है? पॉपुलेशन का कोई टेंशन नहीं। अरे जब हमारे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के 11 बच्चे हो सकते हैं, कितने बच्चे? 11। तो हमारे 1-2 बच्चे तो हो ही सकते हैं। तो इंडिया में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, कि क्या लैंड भी बढ़ रही है? बेटा पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड इंडिया के पास है। कितना? पूरे वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन, 17.5 पॉपुलेशन इंडिया में रहेगा। सो इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। व्हाट द इंडिया इज? घनी आबादी का कंट्री है इंडिया। हर 6% में से 1% इज एन इंडियन। आउट ऑफ एवरी 6%, 1% इज एन इंडियन, बराबर। ओके अब एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, वो लैंड तो बढ़ने वाली नहीं। आपने बोला इंडिया में बस कितनी लैंड है? 2.4। तो यार वो 2.4 से 2.5 भी नहीं हो सकता। हो सकता है अगर हम पीओके अप्लाई करें। पीओके जानते हो? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कंट्री, उसके ऊपर अटैक करके, बराबर। मोदी जी का रूल है, आप देखा ना था, बराबर है, टूट पड़े, बराबर है। सर्जिकल स्ट्राइक होके एक बार और करते तो पीओके एक्वायर किया तो एरिया बढ़ सकता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं। तो लैंड तो बढ़ नहीं सकता। और लैंड में भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कौन सी लैंड है? एग्रीकल्चर, वो तो बहुत कम है आई राइट? तो यार आपको सेम लैंड पे हर साल एग्रीकल्चर करना है, तो आप कुछ वेज फाइंड आउट करोगे, मीन्स फाइंड आउट करोगे, वेज एंड मीन्स, कुछ तौर तरीके जिससे वो लैंड की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके। इस बार मैंने एक एकड़ के ऊपर गेहूं प्रोड्यूस किया, 2 क्विंटल मतलब
200 किलो, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, 2 क्विंटल मतलब 200 किलो। तो अब मैं अगले साल कुछ और फर्टिलाइजर डालूंगा, कुछ नई टेक्निक अप्लाई करूंगा कि मैं 250 केजी 250 किलो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? तो रिसोर्स बढ़ने वाले नहीं है, आपको बेस फाइंड आउट करने की मेथड फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। अरे गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से, ये वाला पॉइंट समझा आप लोगों को? अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, फिर से वो पॉइंट पढ़ लो। ये वाला पॉइंट क्या दिया है? द प्रोसेस, एक बार फिर से रिपीट करो और समझो क्या लिखा है। द प्रोसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड। क्लियर विद यू? और थर्ड पॉइंट क्या दिया है? द फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ यूटिलाइजेशन। हर चीज का यूटिलाइजेशन बढ़ते जाता है। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज करते थे किसके लिए? फैन और ट्यूबलाइट के लिए। अब एयर कंडीशन कॉमन हो गया, सारे समझ में? बराबर। भाई यू स्टिल रिमेंबर 1999 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, टीवाई का फाइनल ईयर 1999 में मैंने कंप्लीट किया। तो 1999 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब हमारे यहाँ इतने सारे क्लासेस नहीं होते थे। तो आई बिलोंग टू मुंबई, लेकिन मुंबई में 1999 में क्लासेस कम थे और जिनके क्लास होते थे उनके बड़े नाम होते थे। तो टीवाई बीकॉम एक इंपॉर्टेंट ईयर है, ग्रेजुएशन ईयर, फाइनल ईयर, तो उसके क्लासेस एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने सब बच्चे सोचते हैं। तो उस टाइम में फोल्डर मिलता था, बैग क्लासेस की बैग में थे ना वो वैसे, और उसके ऊपर लिखते थे फुल्ली एयर कंडीशन। तो 1999 में हम क्या सोचते थे, हाईलाइट ऐसा क्लासेस होगा जो क्लासेस में फुल फ्लेज एयर कंडीशन होगा, 4-4 5-5 घंटा बैठने का, और वो भी किसमें? फुल एयर कंडीशन में। हाय राजा मजा आएगा। अरे आज आपको क्या है, कैसे क्या बात कर रहे हैं? ऐसा होता है उसमें एयर कंडीशन तो कॉमन है कि नहीं बेटा? वो आज कॉमन है, आज से कुछ सालों पहले कॉमन था क्या? नहीं। आज घर में एयर कंडीशन आ गए, बराबर। बहुत सारे लोगों के घर में एसी हो सकता है, बराबर, कार में एसी है भाई, राइट, बराबर। कुछ लोग सेंट्रली एयर कंडीशन घर भी बना रहे, पूरे घर में एसी, बराबर। एनीवे आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, बराबर। तो जिस रेट पे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है उस रेट पे प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है, समझ रहे हो? और जब कोई चीज को आप एक्स्ट्रा यूज करते हो ना, एक्स्ट्रा यूज करते हो तो उसे कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन। क्या कहते हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। अब आपके पास एक लैंड है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने फर्टिलाइजर क्या डाला? फर्टिलाइजर। हाथ पता है ना आपको फर्टिलाइजर, बराबर। तो 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल हो गया, 50 किलो। तो बोला अरे वाह क्या मजा आ गया, और फर्टिलाइजर डाला, और 50-60 किलो कर दिया, और फर्टिलाइजर डाला, 350 हो जाएगा, और फर्टिलाइजर डाला 500 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, अब वो नेट बैरल होगी, क्या होगी? मतलब बंजर। अब वो जमीन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि तुमने ओवर फर्टिलाइजर डाल दिया, समझ रहे हो? इंग्लिश में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है बेटा, इंग्लिश का स्टेटमेंट सुनो। नेचर कैन सेटिस्फाई द मैन्स नीड, नेचर कैन सेटिस्फाई द मैन्स नीड बट नॉट द मैन्स ग्रीड। मतलब कुदरत आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्रीड मतलब लालच, ग्रीड मतलब सेटिस्फाई कर सकता नहीं। समझा बराबर से? इसी रिलेटेड एक अच्छा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बताता हूँ कि जीवन में जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करना, जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करना, क्योंकि जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती है, जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। तारे तो बत्ती राइट, और ऐसा होगा बेटा, एक फ्रेंड आ गया, 1 लाख रुपया स्टॉक तुम्हारा सैलरी, क्या बात है, लड़कियों की लाइट लग गई है। क्लियर? पहले कौन था? गीता, बराबर से गीता, और कौन? बबीता, अपना बबीता सेलेक्ट किया था। अब सोना मोना भी आ गया, अरे समझ में? सो बस आई जस्ट वांट टू से हियर 1 लाख रुपीस आपको मिलता है, 1 लाख रुपया काफी है सैलरी, कितना चाहिए और कितना? जरूरतें पूरी हो सकती है तो बोले 1.5। फिर बोले बिलीव मी बेटा, एक जमाना ऐसा आएगा जब आपका सैलरी 5 लाख में एक महीना होगा, कितना? अभी पैकेज 60 लाख रुपया, तो भी होगी वो कम पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ मनी मोर एंड मोर यू हैव, मोर एंड मोर यू रिक्वायर। आ रहा है क्या समझ में? समझा? जितना ज्यादा पैसा मिलता है उतना कम पड़ता है। एनीवे, तो हम लोग ऑलवेज ये ट्राई करेंगे कि हम लोग हमारी जो फैक्टर्स है, बराबर, जो भी फैक्टर्स है उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ओवर यूटिलाइजेशन। तो ओवर यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, आ रहा है समझ में? वो कॉजेस को स्टडी करेंगे। तो तीसरा पॉइंट फिर से पढ़ो, द फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन।
कौन से फैक्टर की वजह से यूटिलाइजेशन बढ़ते जा रहा है वो स्टडी करना हो। है भाई क्लियर? आ रहा है क्या समझ में? क्लियर? कितना यहाँ तक समझ में आया बराबर से? एनी क्वेश्चन? ध्यान दे रहे हो बराबर से? समझ में आया? श्योर? ऑलराइट, चलो आगे होके प्रोसीड कर दें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको देता हूं छोटा सा ब्रेक, बराबर, फिर ओके कंटिन्यू करेंगे, बराबर। ये टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द कांसेप्ट गिवन? डिसीजन मेकिंग। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। हम ऑलवेज ये कहते हैं डिसीजन डिसाइड द डेस्टिनी। क्या बोलते हैं? डिसीजन डिसाइड द डेस्टिनी। आपका भविष्य क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, वो सब डिपेंड करता है आपकी डिसीजन से। आपके जीवन का एक सही डिसीजन आपको एक अच्छे मकाम पे छोड़ सकता है, और लाइफ का एक रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। डू यू बिलीव दिस? यस। यस बेटा, ये होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? डिसीजन डिसाइड द डेस्टिनी। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबने सीए करना है फाइनल करने का, बराबर, एडमिशंस हो गए क्लासेस। अब मुझे बताओ, सीए करना आपका राइट डिसीजन है कि रॉन्ग? राइट डिसीजन, यस और नो? यस। सीए करना ये सिर्फ आपका डिसीजन, राइट या रॉन्ग रिजल्ट बताएगा। सुन रहे हो बराबर से? बराबर। हम लोग क्या कहते हैं पता है बेटा? We always say that we don't make right or wrong decision. We make only decisions. रतन टाटा का नाम सुना? रतन टाटा ने एक बार टाटा की मीटिंग में पूरा स्टेडियम भरा, बराबर, और उस मीटिंग में कहा था, I don't make right decision. क्या बोला? एक पॉज देगा, मैं सही डिसीजन नहीं बनाता। सब लोग बोला, यार ये कंपनी का चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, मरवाएगा क्या? बराबर। राइट डिसीजन लेगा तो उसका रॉन्ग डिसीजन, और रॉन्ग डिसीजन होगा तो शेयर होल्डर डूबेंगे। उसने क्या बोला? आई डोंट मेक, आई मेक ओनली डिसीजन एंड मेक देम राइट बाय माय एफर्ट्स, बाय माय एफर्ट्स। मैं जीवन में सिर्फ डिसीजन बनाता हूं और उसे राइट बनाना है विद एफर्ट्स। तो सीए करना ये सिर्फ राइट बताना है बाय मेकिंग द एफर्ट्स। आया क्या समझ में? लेकिन एक बात श्योर है, डिसीजन तो लेने राइट और ऑब्वियसली आज में अगर कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे वो राइट ही लगेगा। है भाई राइट? कोई भी आदमी अपने जीवन में कहीं भी कभी भी कोई भी टाइम पे, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जॉब हो या फिर बिजनेस, डिसीजन तो राइट ही लेगा ना यार। आ रहा है क्या समझ में? है भाई राइट? बराबर। चलो, तो यहाँ हो गया सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या है उस प्रोसेस को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में हमें बहुत सारे डिसीजन बनाने होते हैं। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, पढ़ो फटाफट से लाइन से। नंबर 1, decision making is the process. आराम से थोड़ी स्पीड कम बेटा, साथ में समझते जाओ। Decision making is the process, sequential process बेटा, step by step process, step by step process, ठीक है? Alright, decision making is the process of selecting the appropriate. Appropriate का मतलब है suitable. Appropriate का मतलब है suitable. बराबर, suitable समझते हो ना? Suitable का मतलब होता है बेसिकली वैसा डिसीजन जो आपको सचमुच में लेना चाहिए, most appropriate। बराबर। फिर से एक बार क्या बोलोगे? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। पहले एग्जांपल देता हूं, फिर समझाता हूं तो आपको जल्दी से जल्दी समझेगा। यहां से स्टेशन जा, यहां से स्टेशन कितना दूर है? 10 मिनट ज्यादा? एक ही बात करते बेटा, वॉकिंग जा सकते हैं? कितना स्टेप्स तो आपके पास 20 में चले, चलो बेटा, अरे 20 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, चलो हमारे पास 5 ऑप्शन यहाँ से स्टेशन जाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, हम सबसे पहले मान लो कि अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट की कोई बस से उससे चले जाए, अगर है तो। ऑप्शन नंबर 2, लेट अस अस्यूम के सारे ऑप्शन अवेलेबल। स्टेप नंबर 1, बस से चले गए। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 2, रिक्शा से चले गए। ऑप्शन नंबर 3, अपना खुद का बाइक है उससे चले गए। ऑप्शन नंबर 4,
कैब बोला गया, ओला का कैब या फिर उबर का कैब, और कैब से चले गए, बराबर है, रैपिडो से चले गए, वाह वेरी गुड, 5, बराबर। छठा ऑप्शन हो गया अपने पास है किसी से लिफ्ट ले ली, क्या ले लिया, लिफ्ट, भाई मुझे जरा छोड़ दे, मेरे को एक काम से जाना है, मुझे चल स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, तेरे को छोड़ देता, लिफ्ट ले। और आखिरी, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो चुपचाप चलना शुरू करो, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ लो, क्या पकड़ लो, 11 नंबर, पता है 11 नंबर की गाड़ी, बराबर। और चलते चलते 15-20 मिनट में या आधे घंटे में स्टेशन पहुंच जाओ, ओके। तो ये बेटा हो गया ऑल्टरनेटिव्स, क्या हो गए, आया समझ में, ऑल्टरनेटिव समझ में आया। अब ये सारे ऑल्टरनेटिव को आप कॉस्ट और बेनिफिट से इवैल्यूएट करोगे, किससे इवैल्यूएट करोगे, कॉस्ट और बेनिफिट। हर एक चीज का कॉस्ट होगा और हर एक चीज का बेनिफिट भी होगा। मान लो कि आप किसी जगह पर इंटरव्यू जा, बराबर, और इंटरव्यू जाने के लिए आप ऑलरेडी लेट हो गए, तो आपको जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना है, तो उस टाइम पे प्राइवेट रिक्शा करके चले जाओ, पर प्राइवेट रिक्शा नहीं मिल रही है, कोई ट्रांसपोर्ट का गड़बड़ा है, बराबर, या फिर ट्रैफिक है, तो इन दैट केस हो सकता है कि भाई आप एक कार भी हायर कर लो, पहले आपका पैसा जाता है, आप डिसाइड करोगे कि भाई कौन से बेस से आपको स्टेशन जाना है। मेरे लिए अभी स्टेशन जाना पर पहुंचना जल्दी जरूरी है, पैसा सेकेंडरी। आगे समझ में, हो सकता है कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो सकता है आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आगे समझ में, या हो सकता है कि भगवान ना करे किसी की डेथ हो गई है और आपको वहां जल्द से जल्द पहुंचना है, समवन इज वेटिंग, कोई क्लोज रिलेटिव के अंत्येष्टि में जाना है, आ रहा है समझ में, तो आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है, यस और नो। तो उस टाइम पे आप पैसा नहीं देखोगे, उस टाइम पे ये देखोगे कि कौन से मीन से आप जल्दी से जल्दी पहुंच पाओगे, है राइट, यस और नो। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो ऑप्शंस को कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव्स। सीए करने से पहले भी आपने सुना होगा कि सीए करने के अलावा क्या आपके ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल, तो 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें से आपने सिलेक्शन जैसे एसीसी है, सीए में से बहुत कुछ है, लेकिन वैल्यू सीए की है, इंडिया में सेटिंग अथॉरिटी सीए के पास, तो ये नाम की नहीं काम की डिग्री है, ऐसा सोचकर तुमने बोला भाई मेहनत ज्यादा है, पैसा कम लगेगा, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बराबर है, और आपने डिसाइड किया कि आप सीए करोगे, तो आपने ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू यू, तो इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। आ रहा है समझ में, तो डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑल्टरनेटिव, समझ में, ऑल्टरनेटिव तो आप कहोगे ऑप्शंस, क्या कहोगे, ऑप्शंस, 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है, कौन से, पानी पूरी, फिर दाबेली, लस्सी, आपने क्या सिलेक्ट किया था, पानी, तो वो आपकी प्रेफरेंस है, आ रहा है समझ में, कोई किसी को लस्सी बहुत अच्छी लगती है वो सिलेक्ट करेगा लस्सी, कोई सिलेक्ट करेगा फिर भी डोसा या फिर होगी इडली या फिर दाबेली, या जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। चलो अभी फटाफट पढ़ो, अभी आना चाहिए। What is decision making? Decision making is the process of selecting the appropriate alternative. रुक जाओ बेटा, appropriate मतलब appropriate मतलब that will provide, जो alternative आपको provide करेगा, क्या provide करेगा, most efficient means of attaining specified objective। बराबर, आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको इंटरव्यू में जल्दी से जल्दी पहुंचना है या एग्जाम में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑल्टरनेटिव जो आपके ऑब्जेक्टिव को मोस्ट एफिशिएंट वे में अचीव करने में हेल्प करे, उस ऑल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करोगे। इज दैट क्लियर? जैसे एग्जांपल, आपको कोई घाई नहीं है, बराबर है, आराम से स्टेशन तक जाना है, कोई घाई नहीं है, वेकेशन ही है, और ट्रांसफर भी छोटी है, और पापा ने 50 रुपया आपको दिया, चलिए बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन का 50 या 100 रुपए, तो तुम क्या बोलोगे, भाई अपने को कोई घाई नहीं है, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ कर आराम से शाम के टाइम पे जाते हैं, गाना बना जाए, गाएंगे या फिर उनके कान में आईफोन लेकर होके जाएंगे, गाने सुनेंगे, टाइम पास का टाइम पास होगा, 100 रुपया बचेगा, 100 रुपये में कुछ खाएंगे, आ रहा है समझ में। तो उस टाइम पे 100 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन की जगह पर फूड में पैसा स्पेंड करना और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचाना, ये आपके लिए अप्रोप्रिएट, वो आपके लिए क्या है, सबका बराबर से क्लियर, ओके फाइन। From the 2 or more alternative course of action. Now, decision making involved evaluation, एक वर्ड मिला है, बराबर, अंडरलाइन करो बेटा उस वर्ड को, और उसके ऊपर लिखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या वर्ड लिखोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लिखा आप लोगों ने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बराबर। ऑल्टरनेटिव तो बेटा बहुत होंगे, बराबर, लेकिन आप साथ में क्या देखते हो, कॉस्ट और दूसरा बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर सीए नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है, एसीसी, पता है एसीसी बराबर, अब एसीसी डेफिनेटली से 4-5 गुना महंगा है, एक बार आपको एग्जाम देना है तो 18-20 हजार रुपए का तो सिर्फ पेपर देने का पैसा आ रहा है समझ,
यस अपीयर करने के लिए रजिस्ट्रेशन होके उसका लाइफ टाइम होता है और लाइफ टाइम आप लोगों को एसीसीए का रजिस्ट्रेशन फीस भरना पड़ेगा टू यूके ब्रांच, बराबर। और अभी बता दो इंडिया में वैल्यू किसकी है, एसीसीए की या सीए की, बराबर। तो भाई ये हो सकता है एसीसीए में से एक एडवांटेज है कि भाई इजी सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आप दे सकते, इतना एडवांटेज, बाकी डिफिकल्ट तो इतना है और ऊपर से इतना डिफिकल्ट है लेकिन वैल्यू इंडिया में नहीं है। साइनिंग अथॉरिटी किसकी है, एसीए है और मैं एसीसी हूं, तो बेटा सिग्नेचर इसका लगेगा, बिना सिग्नेचर किसी काम का नहीं। सुन लो बराबर से, ओके। तो एसीसी को आपने बोला नहीं भाई जाने दो, इसमें कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है, तो आप एसीसी को जीरो कर दो। फिर एक सीएफए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, 3 साल का होता है इसकी तरह, लेकिन बहुत मतलब बहुत 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 डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हो तो लगता है कि हलवा है, लेकिन डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाए तो भी एक बार में एग्जाम का एक बार का खर्चा 1.25 से 1.5 लाख रुपए, समझा क्या। बताओ आप सीए फाउंडेशन करो सीए का फर्स्ट लेवल 1.5 लाख रुपए, एक बार एग्जाम में देख बैठने और फेल हो गए तो अगली बार 20 लाख रुपए, बराबर। तो पापा के तो बाहर निकल जाएंगे पापा बनेंगे भाई। तो सीए में इतना कॉस्ट हो गया, अरे समझ में। तो अब हर जगह पर दो चीजें इवैल्यूएट कर रहे हो, बोलो कौन सी दो चीजें, कॉस्ट बेनिफिट, यस और नो, उसे कहते हैं इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। समझ में आ गई आपको, बराबर। दूसरा वर्ड मैंने कौन सा बोला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या बोला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, तीसरा और आखिरी थर्ड पॉइंट होगी क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अराइज ओनली इफ देयर इज अ चॉइस अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग कब होगा, जब चॉइस अवेलेबल, बराबर। शाम के टाइम पे आपकी मम्मी आपको पूछती है कभी कभार, बोलो बेटा क्या बनना है, बराबर। सुबह के टाइम पे तो ऐसा होता है कि सबके घर में दाल चावल रोटी भाजी दोनों सोता ही, टिफिन बन गया, कुकर लगा दिया मम्मी ने, दाल चावल रोटी भाजी बन गई। शाम के टाइम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसे बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, बराबर। नेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बनना है। तो मम्मी ने तो बोला मम्मी एक काम करना, हम सैंडविच बनाते। मैंने बोला नहीं वो सब मैं वेट नहीं करता, तो मेरे पापा को भी तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मम्मी एक काम करो, माथरी शाक बना दो। तो बोलती है रोज तो बनाते, आज तो मैं पूछा तो बाकी से बोल रहे हो, नहीं जाने दो। तो मम्मी खिचड़ी कड़ी बना दे, क्या बोलते हैं। मम्मी ने बोला भाई आज पूर्णिमा है, आज के दिन भी खिचड़ी नहीं बनती, अरे समझ में कुछ अच्छा बोलो, अरे क्या समझ में, ऐसा कुछ। तो मम्मी ने 4-5 ऑप्शन आपको पूछे, 4-5 ऑप्शन आपने बताए ही और मम्मी ने सबको रिजेक्ट कर दिया, अरे समझ में। तो फिर तुम लास्ट में क्या बोलो, मुझे जो बनना है बना। तो मम्मी बोलेंगे नहीं वैसे मैंने ढोकला का फर्मेंटेशन तो किया है, अबे जब इतना डिसाइड कर लिया है कि क्या बनाना है ढोकला, तो फिर मुझे कुछ दिमाग क्यों खा रहे, आ रहा है समझ में। तो डिसीजन मेकिंग कब होता है, when there are choice available, when there are choice available. वैसे point of view now it's very clear, decision making is only when there is a choice available, alternative available, no alternative no decision making, बराबर। डिसीजन मेकिंग तब होगा जब चॉइस अवेलेबल होगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, क्या ऑटो से जाओगे, बस से जाओगे, लिफ्ट से जाओगे या उबर से जाओगे, ये सब तब आता है जब आपके पास पैसे। अगर पैसे ही नहीं है तो 11 नंबर की बस पकड़ चलते चलो, आ रहा है क्या समझ में। So decision making arise only when there is alternative available. When there is alternative available. इतना क्लियर हुआ आप लोगों को पहले, बोलो इसमें कुछ में पूछना है बेटा, फर्स्ट पेज पूरा देख लो, आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी में रिटन में पढ़ना पड़ेगा तो आज पढ़ो बेटा, आ रहा है समझ में। ये हमारा फर्स्ट पेज पूरा कवर हो गया, बराबर। अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ सेकंड पेज के ऊपर जिसमें काफी सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आएंगे, बराबर। ऑलराइट, ओके। ऊपर जो 2 पॉइंट है वो पॉइंट देख लो, फिर ओके तीसरा पॉइंट है वो ब्रेक के बाद करेंगे। जल्दी 2 पॉइंट देख लो फिर ब्रेक देता हूँ, बराबर। ओके फर्स्ट ये हाँ चलो जल्दी फटाफट। इकोनॉमिक्स, in economics productive resources, what are the 4 productive resources, मैंने लेक्चर दिया था बेटा, आप इसका फायदा समझिए, अरे समझ में हम उसको माफी जाएंगे,
आया समझ में? सो इन इकोनॉमी चार फैक्टर्स कौन से बोले आप लोगों ने? बराबर, ये सारे फैक्टर्स हो गए जो है वो क्या है? लिमिटेड है। समझा बराबर से? ओके, इज द रिसोर्सेज लिमिटेड बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। वॉन्ट्स कैसी है? Want are unlimited, but wants are gradable. Wants are gradable. ये बहुत important है सर। gradable मतलब बेटा हमारी सारी want इक्वली important नहीं है। कुछ want मोस्ट important है, मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट important है, मोस्ट अर्जेंट है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और तुम्हें बनवाना था एक सोफा का बेड 25,000, बराबर है? सोच रहे थे कि भाई एक अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है, अच्छा दिन है, उस दिन ले लेंगे, फर्नीचर की दुकान में जाकर 3 4 5 ऑप्शन भी देखे, लेकिन अचानक दादी जी बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो सोफा कम बेड का पैसा दादी जी की दवाइयों में डालना पड़ा, क्योंकि सोफा कम बेड कैन बी बट मेडिकल ट्रीटमेंट कांट बी। एम आई राइट? सो अवर वांट्स आर unlimited, they are gradable. Say it again. They are gradable. Some what are most important and urgent. Most important and urgent. Some what are less important. They can be postponed. They can be postponed. And some what are least important. Some what are least important. So they can be denied. They can be denied. अभी जैसे एग्जाम्पल आप लोग सब लोग 2 टीयर 3 टीयर एसी में तो कभी कभार बैठे हो एयर कंडीशन ट्रेन 2 टायर 3 टायर होते हैं ना आप लोग। एयर कंडीशन ट्रेन का डिब्बा उसमें बैठे होगे, ट्रैवल किया होगा और नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेना। फ्लाइट में बैठे हो आप, ऑनेस्टली बताओ कितने लोग बैठे फ्लाइट में? नहीं, 1 2 जन ही बैठे। तो बैठना कुछ में कोई बड़ी बात नहीं, बराबर है? पैसा होके अब स्पेंड करो और हवाई जहाज की यात्रा करो, मजा आएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब मैं दोनों में बैठ चुका हूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक है कि मैं मुझे एक बार हेलीकॉप्टर में बैठना। इसमें भाई हेलीकॉप्टर बैठना मतलब एक तरह से होता है ऐसा ही। जैसे एग्जांपल अमरनाथ यात्रा है ना बेटा, उसमें हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल। वैष्णो देवी पर है, वैष्णो देवी वहां भी हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल। तो देयर इज वन हेलीकॉप्टर में लाइफ टाइम एक बार बैठना और एक्सपीरियंस लेना है, दैट इज माय विश। इवन केदारनाथ यात्रा है, पता है आपको? बराबर, तो केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल। अब हेलीकॉप्टर में बैठना ये मेरी विश, कभी ना कभी बैठूंगा, कब मुझे नहीं पता। वो अर्जेंट है क्या? पोस्टपोन हो सकती है क्या? वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? शायद मैं अपनी लाइफ में बैठूं भी, शायद ना भी बैठूं। तो wants are unlimited, but wants are gradable. Some want are most important, some are less important, some are least important. अब आया समझ में? दो बातें क्लियर हो गई। Want unlimited लेकिन gradable, रिसोर्स कैसे है? Limited, but they have alternative uses. But they have alternative uses. अगर आपके मेरे पास 1 लाख रुपया और मुझे इन्वेस्ट करना है, चलो बोलो 1 लाख रुपया मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आप बताओ, आप फ्यूचर चार्टर्ड। हाँ, 1 लाख रुपया बेटा मुझे इन्वेस्ट करना है, आप मुझे बताओ, मैं बड़ा फाइनेंशियली गाइड करो, मुझे ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड, एक ऑप्शन है। दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा चौथा ऑप्शन स्टॉक मार्केट में इक्विटी या म्यूचुअल फंड, गोल्ड बोले तो बेटा 5 ऑप्शन बराबर। ऑप्शन नंबर 1 चुपचाप करो सर, एफडी बना, टेंशन नहीं, 7% ब्याज मिलेगा, बराबर है, और शेयर की नींद आएगी, बराबर है। दूसरा गोल्ड ले लो, गोल्ड अभी नीचे गया है थोड़ा बहुत, आने वाले टाइम में 2 लाख के ऊपर जाने वाले, शायद 3 लाख भी होगा, तो ले लो और भूल जाओ, बराबर। भगवान ना करे कभी आपका बुरा वक्त आया तो गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा मिलेगा या बेच सके पैसा ले सकते हो। गोल्ड नियर बनिए, पैसा अटकेगा नहीं, आधी रात को भी पैसा मिलेगा, पक्का। तो एक हो गया एफडी, एक हो गया गोल्ड, एक हो गया म्यूचुअल फंड, एक हो गया इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर्स को खरीदो, पक्का, और एक हो गया लैंड, क्या हो गया? लैंड। तो ये 5 ऑल्टरनेटिव्स है, क्या है? 5 ऑल्टरनेटिव है, समझ में? तो रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड, बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एवरीवन क्लियर? सीधा समझ में आया? श्योर? अंडरस्टूड? जल्दी फटाफट सेकंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर दो, फिर ओके ब्रेक देता हूं। चलो जल्दी फटाफट सेकंड क्या दिया है? There is always a need for choosing the most efficient alternative. कौन सा alternative आप सिलेक्ट करोगे? Most efficient, बराबर, and rejecting the less efficient, बराबर। फिर से एक बार, मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूं 1 लाख रुपया तो ठीक है 7% मिलेगा, लेकिन मेरे पास 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया तो मुंबई से जूनागढ़ लेक्चर लेने आता है क्या? बराबर। चलो मान लो कि मेरे पास कितना है? 50 लाख रुपया है, ठीक है साहब,
और अगर मैंने 50 लाख की पूरी एफडी बना दी, बराबर, क्या हुआ, 50 लाख की एफडी बना दी, 50 लाख का 60% कितना होगा, 3.5 लाख रुपए का तो मेरा इंटरेस्ट है भाई, समझा। मतलब एक महीने में मुझे कम से कम 28 से 30 हजार इंटरेस्ट मिल रहा है, 28-30 हजार, उसमें और 10 हजार डाल दो तो मेरा घर तो वैसे ही चलेगा, 40 हजार मेरा चलेगा कि नहीं, काम करने की जरूरत नहीं है, बीच में फिक्स है, मजे करो, am I right? So always ये कहते हैं, don't work for money, let your money work for you. क्या बोला मैंने, don't work for money, let your money work for you. बराबर, करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है, बनना है, तो करोड़पति बनेंगे, उसका एक फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करो, ब्रेक के बाद बताता हूं कैसे करोड़पति बना जा सकता है, बराबर है। ये नहीं बात बताऊं, कौन बनेगा करोड़पति, मैं करोड़पति से कविता बच्चन बन रहे हैं हर एपिसोड, बाकी और कोई बन रहे, लेकिन आप बनो जैसे वो आपको यहाँ तपस्या लेक्चर में सिखाया जाएगा। एनीवे, एक मिनट लेट मी कंप्लीट फॉर तो कर लास्ट वाला। सो एक मिनट, मैंने एफडी कितने की बनाई, 3.5 लाख हो गया, और 50 लाख रुपया मैंने एफडी में डाल दिया, 60% रिटर्न बोल रहा है, सेफ है कि अनसेफ है, और एक बात ये तो ही पूछ, मैंने एक बैंक में 50 लाख की एफडी बनाई, बैंक बैंकरप्ट हो, तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, सच में आ ही जाएगा, बराबर 50 लाख रुपया क्या था। अच्छा मुझे बताओ, बैंक में हमने एफडी में पैसा डाला होता है, वो सेफ होता है कि अनसेफ? इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की बेटा आरबीआई सेंट्रल बैंक, बेटा आरबीआई सेंट्रल बैंक, हम एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, और सबसे बड़ी ब्रांच के साथ वो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, बराबर। ओके, तो एसबीआई बैंकरप्ट हो सकता है क्या, चांसेस कम, लेकिन ये इंडिया है भाई, इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ स्कैम डैम निकला और एसबीआई बैंकरप्ट हो गई, और उसमें मेरा 50 लाख तो मैं तो डूब गया, अरे समझ में। तो बैंक में आपके पैसे सेफ है या अनसेफ, सेफ अप टू 5 है, सेफ अप टू 5। आपका है ना बेटा 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस होगा, 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस होगा, आपको शायद 12 में पढ़ा होगा आप लोगों को, बराबर नहीं, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन आता था उसमें था, बराबर है, सेंट्रल बैंक जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं उसका 5 लाख का इंश्योरेंस दे दी, मतलब अगर सर आपको 50 लाख की एफडी बनानी है कोई बात नहीं, बना दो, लेकिन पहली बार अपने एक नाम पे मत बनाओ, तो पे 5 लोगों के नाम पे बनाओ अलग अलग, या फिर दूसरा एक काम करो, अलग अलग बैंकों में बनाओ, अरे तो समझ में, क्योंकि मेरा 50 लाख रुपए का एफडी था और बैंक बैंकरप्ट हो गया, तो मेरा 50 लाख में से कितना मिलेगा, स्टार्टिंग 45 लेगा, रात गई बात में भूल जाए, आएगा समझ में, तो मैं तो उठ जाऊंगा, यहाँ 50 लाख जाएगा, ओके। हाँ, तो हम लेस एफिशिएंट रिसोर्स को निग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स को सिलेक्ट करेंगे। 50 लाख के 5 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितने, 50 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 लाख की एफडी बना, एक 5 लाख की एफडी मेरे नाम पे, 5 लाख की एफडी बैंक के नाम, ओके बराबर, बोलो ना जल्दी। 5 लाख रुपया म्यूचुअल फंड, 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डाल, 10 लाख रुपया इक्विटी में डाला, इसमें डाला इक्विटी, मतलब मैंने खुद ही शेयर खरीदे, लेकिन कोई ऐरे गहरे चालू शेयर नहीं, सेंसेक्स बोला मैंने कि आपको कितनी कंपनी है उसमें, तो इसमें से टॉप जो 10 कंपनी, टॉप 10 उसके 10-10 शेयर लेकर रख दी, आएगा समझ में, बराबर। 10 लाख रुपया किसमें डाला, एफडी, 10 लाख म्यूचुअल फंड, 10 लाख इक्विटी, 30 हो गया, 10 लाख पीपीएफ में डाल दिया, किसमें डाला, पीपीएफ को कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें 15 साल का लॉकिंग होता है, 15 साल का, एक साल में आप 1.5 लाख रुपए का पैसा डाल सकते हैं, सारे समझ में, सुन लो, 100% सेल, 100% सेल, और 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, और इसकी बड़ी बात यह है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, क्या नहीं लगता, टैक्स, आ रहा है समझ में, सुन रहे हो क्या। हाँ, तो 10 लाख रुपया पीपीएफ में डाल दिया, और 10 लाख रुपया गोल्ड में डाल दिया, बराबर, तो 50 लाख के 5 टुकड़े कर दिए, तो इसे बोलते हैं बैलेंस और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, बोलो फटाफट क्या बोलते हैं, बैलेंस एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, मतलब लेस एफिशिएंट रिसोर्स को आप रिजेक्ट करोगे और मोर एफिशिएंट रिसोर्स को सिलेक्ट करोगे, और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, आ रहा है समझ में। बिजनेस में भी आप 2 टाइप के डिसीजन बनाते हो, कितने टाइप के, एक आपके डे टू डे डिसीजन, क्या होंगे, डे टू डे डिसीजन को कहते हैं ऑपरेशनल डिसीजन, क्या कहते हैं, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म, और एक क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म को कहते हैं स्ट्रेटेजी,
क्या कहते हैं? अब मैं सीए बनूंगा, ये आपका लॉन्ग टर्म बेस है, ठीक है? अभी तो आपने एनरोल किया, अब आप क्या पढ़ोगे? पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद इंटर के बाद बराबर, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये स्ट्रेटेजी। लेकिन सीए फाउंडेशन की आज की पढ़ाई, आज है 2 अप्रैल, राइट? तो 2 अप्रैल 2026 में मैं क्या पढ़ूंगा, इसका तुमने प्लान बनाया, तो उसे कहते हैं ऑपरेशन। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। बिजनेस डिसीजन कितने टाइप के होते हैं? 2, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को बनने का स्ट्रेटेजी और शॉर्ट टर्म को बनने का ऑपरेशन। आया समझ में? देखो लास्ट क्लियर, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का दूसरा वर्ड है टैक्टिकल्स। क्या बोलोगे? बेटा समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? बराबर। जल्दी आना, करोड़पति बनाना है मुझे सब। आ रहा है समझ में? तो मिलते हैं लेक्चर के बाद। 10 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर, मतलब 10 मिनट में जल्दी आ ऐसे पण चालू करा दीजिए, बंद कर प्लीज, रिमोट क्या नहीं